नमस्कार। आप सभी दोस्तों का मेंटल स्टडी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, अपनी क्लास नंबर है आज पॉलिटिकल की 5 नंबर क्लास है। आज पॉलिटिकल की अपनी 5 नंबर क्लास है। इससे पहले मैं आपको 4 क्लास करवा चुका हूँ। ये पूरी मास्टर क्लास है, मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो उसके लिए क्लास है। ठीक है, इससे पहले 4 क्लास हो चुकी है और आज की क्लास है वो 5 नंबर क्लास है। आज की क्लास में बात करेंगे अपनी अनुसूचियों के बारे में। अनुसूची कितनी है, वर्तमान में कितनी थी, अब कितनी है और विषय कितने हैं, मतलब प्रत्येक अनुसूची में जितनी अनुसूची हैं 12 अनुसूची हैं, उस पर आराम से डिटेल से समझेंगे और जानेंगे। तो एक काम करना है आपको, छोटा सा काम ये करना है, एक तो वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, लाइक ज़रूर कर दिया करो, जब भी आप देखो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। चैनल को अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको मेंटर स्टडी टेलीग्राम ज्वाइन करना, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अनुसूचियाँ। अनुसूचियों के बारे में देखते हैं। तो आगे जब भी आएगा मैं तो बता दूंगा आपको कौन सी कब जोड़ी गई थी। ठीक है, तो पहले अपने धीरे धीरे बहस बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एक अनुसूची है आराम से बिल्कुल समझाऊंगा थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर। किसमें? थ्योरेटिकल में समझाऊंगा। चलिए पहली अनुसूची देखते हैं, इसमें क्या है। पहली अनुसूची है अनुसूची 1। इसमें क्या है? राज्य व संघ शासित प्रदेश। इसमें क्या लिखा है? राज्य व संघ शासित प्रदेश। आपको पूछेगा तो पहले अनुसूची में क्या है ये पूछेगा, राज्य व संघ शासित प्रदेश है। इस पर कौन सी अनुसूची में? पहली अनुसूची में। अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। ठीक है, दूसरी में क्या है? सिंचित निधि पर भारित वेतन। मतलब क्या है? पहले में बात की है राज्य व संघ शासित प्रदेश की, दूसरे में क्या है? वेतन। आपको छोटा सा याद रखना है, दो में क्या, पहले में क्या गया? संघ शासित प्रदेश, राज्य व संघ शासित प्रदेश, और दूसरे में वेतन, मतलब संचित निधि पर भारित वेतन। वेतन किस प्रकार होता है वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक होता है केंद्र, एक होता है केंद्र में, एक होता है केंद्र में कौन होता है? सबसे बड़ा राष्ट्रपति होता है और राज्य में राज्यपाल होता है। ठीक है, केंद्र में कौन होता है सबसे बड़ा? ठीक है, राष्ट्रपति, और राज्य में राज्यपाल, इसमें बात की गई है। तो राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, केंद्र में कौन कौन आते हैं? दूसरी अनुसूची के अंदर केंद्र में कौन कौन आते हैं? राज्यसभा के दूसरी अनुसूची में केंद्र में कौन कौन आते हैं वो अब देखते हैं। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। केंद्र में दूसरी अनुसूची में राज्य के सभापति, उपसभापति आते हैं, और राज्य में राज्यपाल के क्षेत्र में विधान परिषद के सभापति, उपसभापति। ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, और राज्य में विधानसभा के सभापति, उपसभापति आते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा विधानसभा क्षेत्र की। अब केंद्र में आती है लोकसभा, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आते हैं जिनका वेतन होता है। ठीक है, वेतन के बारे में बताया गया है। और राज्य में आते हैं विधानसभा, इसमें लोकसभा और इसमें विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। इसमें आता है क्या? दूसरी अनुसूची में एक और आता है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। इसमें कौन आता है केंद्र में? इसमें राज्य में कौन सा आता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और एक होता है, और केंद्र में कौन होता है? कैग, CAG, इसको क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं। चलिए छोटा सा मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ। पहले में क्या आ गया? पहली अनुसूची में क्या आया था? राज्य व संघ शासित प्रदेश। दूसरी में आया था वेतन, मतलब संचित निधि पर भारित वेतन आया था। फिर बात अपने आई थी केंद्र की, एक साइड में था राज्य, एक साइड में था केंद्र। अब केंद्र में किसकी बात होगी? राष्ट्रपति की। और राज्य में किसकी बात होगी? राज्यपाल की बात होगी। अब केंद्र में देखते हैं तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होते हैं। अगर राज्य की बात करते हैं तो विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति होते हैं। अगर बात करते हैं लोकसभा और विधानसभा की, अब केंद्र में कौन सी आती है? लोकसभा आती है। तो लोकसभा के कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये किसकी बात हो रही है? वेतन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और राज्यसभा में कौन आते हैं? और राज्य में कौन आते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आते हैं। इसके बाद न्यायालय की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और केंद्र में आते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और राज्य में आते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और इसमें केंद्र में एक और बंदा आता है, उसको क्या बोलते हैं? कैग, यानी CAG, उसको क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं। आई थिंक आपको 2 अनुसूची आराम से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये बात की गई है, ये पूरे वेतन की बात की गई है। ये जितनी बात कही है ना, ये यहाँ पे जो बताया गया है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा, लोकसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये इसमें वेतन के बारे में बात की है। इसमें वेतन निर्धारित किया जाता है इसका। ठीक है, अब करते हैं तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या होती है? शपथ आती है। ठीक है, छोटा सा नाम याद रखना है, शपथ। अब शपथ का प्रारूप केंद्र और राज्य की बात करते हैं अपने। ठीक है, केंद्र और राज्य में शपथ का बात करते हैं।
शपथ की बात करते हैं, शपथ आती है केंद्र, तीसरी अनुसूची में। एक आता है केंद्र और एक होता है राज्य, ठीक है। अब अगर केंद्र की बात करें तो एमपी का उम्मीदवार, ठीक है, और राज्य में एमएलए का उम्मीदवार। केंद्र की बात करते हैं तो एमपी का उम्मीदवार और राज्य में एमएलए का उम्मीदवार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एमपी आएगा, एमपी शपथ में आएगी केंद्र में, और राज्य में कौन सी आएगी, एमएलए, ठीक है। इसमें आएगा मंत्री, इसमें होगा मंत्री। इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होगी, इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीश होगी। ये किसकी बात है, शपथ की बात है। इधर में केंद्र की आ गई, इधर में राज्य की आ गई, एमपी का उम्मीदवार, एमएलए का उम्मीदवार, एमपी, एमएलए, मंत्री, इसमें मंत्री, एच सी, ठीक है। ये इतना आपका क्लियर होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आपको थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ इसके बारे में, कैग, कैग और इसके बारे में और बात कर लेता हूँ। चलिए कैग क्या होता है, कैग की शपथ है एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। कैग की शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट के समान होती है। राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में है, राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में है, और उपराष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 69 मतलब 69 में है, और राज्यपाल की 159 के अंदर है। किस किस की बात कर रहे हैं, कैग की शपथ है एचसी मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद अनुच्छेद कितना है, 69 में है, और राज्यपाल की 159 के अंदर है, ठीक है, 159 के अंदर है। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति व उपसभापति के लिए अलग से कोई शपथ नहीं होती है। कोई किस किस की बात कर रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति के लिए अलग से कोई भी शपथ नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। 3 अनुसूचियां अभी तक मैंने करवाई हैं, ठीक है। आई थिंक आपको 3 क्लियर होगी। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। इस अगर एक बार में नहीं समझ में आती है 2 बार देख लेना, और आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए अनुसूची करते हैं 4। अब अनुसूची 4 में करते हैं तो 4 अक्षर हैं, 4 अनुसूची 4 मतलब चौथी अनुसूची में क्या है, बंटवारा, बंटवारा। अब याद रखना है आपको, 3 में क्या था, शपथ था, तो 3 उसमें क्या थे, 3 वर्ड थे, ठीक है। 2 में आपको पहले में, दूसरे में रखना है वेतन। बंटवारा किन के बीच होता है, 2 की बीच, 2 बीच होता है। किसका होता है, पैसों का होता है, धन का होता है। तो वहाँ क्या मिलेगा, धन मिलेगा। दूसरी अनुसूची में पहले में क्या मिलेगा, पहला राज्य और संघ, पहले क्या बनेगा, राज्य और संघ होंगे तभी अपने अपने देश बनेगा, अपना मोहल्ला बनेगा, अपना क्षेत्र बनेगा, ठीक है। राज्य होगा, राज्य के अंदर जिले होंगे, जिले में तहसील होगी, उप तहसील होगी, तब जाके अपना क्षेत्र बनेगा, राज्य एक जिला बनेगा, जिले से मिलकर क्या बनेगा, राज्य बनेगा, राज्यों से मिलकर क्या बनेगा, संघ बनेगा। ये बात थी पहले में। दूसरे में क्या होगी, वेतन मतलब 2 के बीच बंटवारा होता है, तो आपको वेतन सीधा से याद रखना है, 2 मतलब वेतन, 2 के बीच ही बंटवारा होता है, तो उसमें क्या होगा, पैसों की बात करना, दूसरे में वेतन। अब तीसरे में क्या होगी, शपथ, 3 अक्षर का वर्ड है ये शपथ। तीसरे में 3 में शपथ याद रखना, शपथ, शपथ याद रखना, 3 में शपथ होती है। और 4 में क्या होगा, अगर नंबर 4 की बात करते हैं तो 4 में होगा राज्य सीट का बंटवारा। आपको याद रखना है 4 में क्या होता है, बंटवारा। अब 4 में क्या होता है, 4 अक्षर है, 4 अक्षर, चौथे में क्या है, 4 अक्षर है, वो याद रखना, बंटवारा। किसका बंटवारा है, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। चलिए 5 की बात करते हैं, 5 की बात करते हैं। अनुसूची 5 में है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन व नियंत्रण के संबंधित प्रावधान। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के से संबंधित प्रावधान। 5वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। ये अपना कौन सी अनुसूची में है, ये आपकी 5वीं अनुसूची में है, ठीक है। ये कौन सी में है, ये 5वीं के अंदर है। चलिए अगली अनुसूची करते हैं, 6 नंबर सूची है। इसके याद रखना है छोटा सा कोड, क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, ATM स्क्वायर। क्या याद रखना है, इसका 6 का कोड है ATM स्क्वायर। आपको बताऊंगा ATM से क्या बनेगा, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं असम, ATM, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, ए से क्या बन गया, असम, टी से बन गया त्रिपुरा, एम स्क्वायर लगाया है मेघालय और मिजोरम। आपको ये बात करनी है, ATM सुधा याद रखना है, ATM स्क्वायर। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ATM स्क्वायर आपका छोटा सा कोड याद रखना है, ठीक है। चलिए अब याद करते हैं, आगे करते हैं। 7वीं अनुसूची है, इसमें आ गया केंद्र व राज्यों की इसमें क्या होगा, इसमें विभाजन हो गया। 7 में क्या होगा, विभाजन। 7वीं अनुसूची उसमें क्या है, विभाजन है। तो केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है,
ठीक है। शक्ति, 7 शक्ति, ऐसे याद रखना, 7 शक्ति, 7 शक्ति, केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन। इसमें कितनी सूची है? इसके अंदर 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची मतलब केंद्र की सूची ओनली, राज्य सूची राज्यों के पास है, समवर्ती सूची, ठीक है, ये 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन दोनों को मिला के कौन सी सूची बनती है? समवर्ती सूची बनती है। ये केंद्र के पास है, ये राज्यों के पास है, और इन दोनों को मिला के समवर्ती सूची बनती है। अब बात करते हैं इसमें क्या होते हैं? विषय होते हैं, विषय, ठीक है। तो कितने विषय थे संघ सूची में? आरंभ में 97 मतलब 97 विषय थे। अब कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। ये क्या है? ये विषय आंकड़ा स्थिर नहीं रहता है, ये बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये आंकड़ा स्थिर नहीं रहता है। अगर प्रश्न पूछा जाता है तो जिस प्रॉपर अपने एग्जाम देते हैं उसी मंथ के, जिस मंथ से एग्जाम दे, अपना जिस मंथ में एग्जाम है उसी मंथ के एग्जाम को देखते हुए, और ये जिस मंथ में, जैसे कि अपने एग्जाम डेट आ गई, एग्जाम डेट से बाद में जो डाटा चेंज होता है उसको माना जाता है, या पहले का कभी हुआ वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर आपने पहले के वाला क्वेश्चन कर दिया तो वो गलत माना जाएगा। तो अभी कितने हैं? अभी प्रारंभ में कितने थे? 97 थे। अब कितने हैं? 100। कितने हैं? 100। कितने हैं? 100। राज्य सूची में कितने थे? 66 यानी 66। और अब वर्तमान में कितने हैं? 61 हैं। और समवर्ती सूची में ये है 47 थे, अब कितने हैं? 52 हैं। ये डाटा बार बार चेंज होता रहता है जब भी एग्जाम देने जाओ। अगर इस बारे में आपको देखना है तो आरंभ के देख सकते हो, लेकिन वर्तमान में आपको थोड़ा सा डाटा चेंज हो सकता है। ये डाटा है वो चेंज हो सकता है, लेकिन ये आरंभ का चेंज, अभी पहले सब स्टार्ट हुई थी, अभी ये आरंभ का है, वर्तमान में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं 42वें संविधान। 42वें संविधान संशोधन से 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किए गए थे। अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1976 के अंदर हुआ था। 42वें संविधान संशोधन से 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किए गए थे। कब किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल कर दिए गए थे या शामिल कर दिए गए थे। कौन कौन से थे अब वो देखने हैं। पहला था वन, दूसरा था वन्य जीव, तीसरा नाप तोल व बाट इकाइयाँ, तीसरा कौन सा था? नाप तोल व बाट इकाइयाँ। चौथा कौन सा था? न्यायिक प्रशासन। और 5वां जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन। 5वां कौन सा था? जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, ठीक है, परिवार नियोजन। 42वें संविधान संशोधन में से 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किए गए थे। और इसमें 5 विषय कौन कौन से थे? वन, वन्य जीव, नाप तोल व बाट इकाइयाँ, न्यायिक प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन की बात करते हैं। परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। चलिए आगे बात करते हैं अनुसूची 8। 8 में क्या है? भाषा। 8 में क्या है? भाषा की बात करते हैं, ठीक है, भाषा की बात करते हैं। 8 में कौन सी है? कब भाषा जोड़ी थी? 8 में अनुसूची में क्या है? भाषा। 7 में क्या है? शक्ति का बंटवारा। 6 में क्या है? एटीएम स्क्वायर। 7 में क्या है? अनुसूचित जाति और जनजातियों के बीच में विभाजन, ठीक है। 4 में क्या है? बंटवारा। 3 में क्या है? शपथ। 2 में क्या है? वेतन। 1 में क्या है? राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। आपको अगर 2 बार देखोगे तो आराम से आप, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे कि वैसे आप 1 मिनट के अंदर पूरी अनुसूचियाँ बोल दोगे, आपके आराम से याद हो जाएगी। लेकिन थ्योरेटिकल थोड़ा सा मैटर है, वो मैं आपको भी करवा दूंगा। 8 में क्या? संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं। संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं मूल रूप से संविधान में पहले 14 भाषाएं थी। हिंदी इसमें शामिल है, जबकि इंग्लिश इसमें शामिल नहीं है। हिंदी इसमें शामिल है लेकिन क्या है? इंग्लिश शामिल नहीं है। अब 15वीं भाषा कौन सी थी और कब जोड़ी गई थी? 15वीं भाषा थी सिंधी। 15वीं भाषा थी सिंधी। 21वें संविधान संशोधन 1967 के अंदर जोड़ी गई थी। 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी थी। ये 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई थी। अब बात करते हैं आगे। अब करते हैं 16वीं भाषा। 16वीं, ये एक 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के अंदर। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के अंदर। 16वीं, 17वीं और 18वीं 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी। 16वीं, 17वीं और 18वीं कौन कौन सी थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 16वीं भाषा कौन सी है? कोंकणी है। कब जोड़ी गई थी? 71वें संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। कौन सी? कोंकणी भाषा, ठीक है। और कौन सी भाषा है? 16वीं भाषा है। कब जोड़ी गई? 71वें संविधान संशोधन 1992 में, कोंकणी भाषा। 17वीं भाषा कौन सी है? मणिपुरी। कब जोड़ी गई थी? 71वें संविधान संशोधन 1992 में, कौन सी भाषा थी?
मणिपुरी थी। 18वीं, ठीक है, 18वीं भाषा कौन सी है? नेपाली। ये कब जोड़ी गई थी? 71वें संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है, 1992 में ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। और 15वीं सिंधी है, 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई थी। चलिए आगे भी, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ठीक है, वर्तमान में कितनी भाषाएं, और मूल रूप से कितनी थी? 14 थी। 19 भाषा कौन सी है? बोडो। ये कब जोड़ी गई थी? 92वां संविधान संशोधन 2003 को, 92वां संविधान संशोधन 2003 को। और 71वां हुआ था, उसमें से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और इसमें कौन सी है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 19 भाषा कौन सी है? बोडो। 20वीं भाषा डोगरी, 21वीं भाषा मैथिली और 22वीं भाषा संथाली। ये चारों भाषा एक साथ जोड़ी गई थी। और ये कब जोड़ी गई थी? 92वें संविधान संशोधन 2003 को तीनों भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं अपने, ठीक है, 8वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं। चलिए 9वीं अनुसूची की बात देखते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में विधेयकों को न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण, विधेयकों को न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण की बात करते हैं। यदि किसी विधेयक को 9वीं अनुसूची में रखा जाता है, यदि किसी विधेयक को 9वीं अनुसूची में रखा जाता है तो न्यायालय उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती है, न्यायालय उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती है। जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के लिए व भूमि सुधारों को लागू करने के लिए इस अनुसूची को शामिल किया गया था पहले संविधान संशोधन के द्वारा, पहले संविधान संशोधन के द्वारा। कब किया गया था? विधायकों को न्यायिक पुनरावलोकन का से संरक्षण, मतलब न्यायालय में नहीं, आपको याद रखना है, न्यायालय में नो, न्यायालय में नहीं, आपको शॉर्टकट ऐसे याद रखना है, ठीक है, शॉर्टकट क्या रखना है? न्यायालय में नो, मतलब 9वीं अनुसूची है, न्यायालय में नहीं। किसी विधेयक को 9वीं सूची में रखा जाता है तो न्यायालय उसका, न्यायपालिका उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती है। जिम्मेदारी व्यवस्था के उन्मूलन के लिए व भूमि सुधारों को लागू करने के लिए इस अनुसूची को शामिल किया गया था पहले संविधान संशोधन के द्वारा, पहले संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, आरंभ में इसमें 13 अधिनियम थे, जबकि वर्तमान में 282 अधिनियम हैं। आरंभ में कितने अधिनियम थे? आरंभ में 13 अधिनियम थे, वर्तमान में 282 अधिनियम हैं। वर्तमान में कितने हैं? 282 अधिनियम हैं, और आरंभ में कितने थे? 13 थे। 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी अधिनियम इस सूची में डाले गए हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, अर्थात 1973 के बाद इसमें सम्मिलित अधिनियम को यह संरक्षण प्राप्त नहीं है। मतलब क्या है इसका? कहने का मतलब क्या है? 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया कि जितने 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी अधिनियम इस सूची में डाले गए हैं उसमें न्यायालय क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। उससे पहले वाले को न्यायालय कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है, अर्थात 1973 के बाद सम्मिलित अधिनियम की है संरक्षण प्राप्त नहीं है, मतलब उसको चेंज कर सकता है, लेकिन 1973 से पहले वाले को कोई भी नियम है यानी अधिनियम है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। ये क्या बोलते हैं? दल बदल विरोधी कानून, मतलब 10वीं क्या है? दल बदल। आपको याद क्या रखना है? दल बदल याद रखना है, आपको आराम से याद हो जाएगा। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं, दल बदल की बात करते हैं। इसमें क्या आता है? दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून। यह 52वीं संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 52 मतलब 52 संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? ये मैं आपको रिपीट करवा दूंगा ये, ठीक है, अभी बता देता हूँ। 91 संविधान संशोधन ये हुआ था 1985 के अंदर। 91 संविधान संशोधन के द्वारा इसमें कुछ संशोधन किए गए थे, 92 संविधान संशोधन के द्वारा ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 91 संविधान संशोधन के द्वारा इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। प्रावधान, इसमें क्या क्या प्रावधान है चलिए वो भी बात कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति संसद का चुनाव के बाद उस दल बदलता है तो यह दल बदल माना जाएगा और उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति संसद का चुनाव के बाद दल बदलता है तो यह दल बदल माना जाएगा, उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि 2/3
सदस्य सामूहिक रूप से दल बदलते हैं, यदि 2/3 सदस्य सामूहिक रूप से दल बदलते हैं तो यह दल बदल नहीं माना जाता है, इस पार्टी में विलय माना जाता है, इसे पार्टी में विलय माना जाता है। क्या होगा, अगर एक व्यक्ति चुनाव के बाद दल बदलता है उसे दल बदल माना जाएगा, लेकिन 2/3 सदस्य सामूहिक रूप से दल बदलते हैं तो यह दल बदल नहीं माना जाता है, इसे पार्टी का विलय माना जाता है। ठीक है, इसे पार्टी का विलय माना जाता है। यदि कोई संसद में व्हिप का उल्लंघन करता है, संसद का उल्लंघन करता है और वह राजनीतिक दल 15 दिन के भीतर क्षमा नहीं करता है, ठीक है, राजनीतिक दल 15 दिन के भीतर क्षमा नहीं करता है, ठीक है, तो क्षमा नहीं करता है तो इसे दल बदल का दोषी माना जाएगा और इसकी दस्ता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई संसद का उल्लंघन करता है, वह राजनीतिक दल का 15 दिन के भीतर क्षमा नहीं करता है तो उसे दल बदल का दोषी माना जाएगा और उसकी दस्ता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, समाप्त हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है, निर्दलीय है। अब बात करते हैं आगे। निर्दलीय सदस्य राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं ले सकता है, यदि वो राजनीतिक दल की सदस्यता लेता है तो दल बदल माना जाएगा, लेकिन वो भी किसी भी समर्थन दे सकते हैं, वो किसी को समर्थन दे सकते हैं। एमएलए एमएलसी के लिए यह भी समान शर्तें हैं। निर्दलीय सदस्य किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं ले सकता है, यदि वो राजनीतिक दल की सदस्यता लेता है तो दल बदल माना जाएगा, लेकिन किसी को भी समर्थन दे सकता है और एमएलए एमएलसी के लिए यह शर्तें हैं। ठीक है, ये शर्तें हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसी में थोड़ा सा मैटर हो रहा है, आगे बात करते हैं। मैंने जितना थ्योरेटिकल हुआ मैंने पूरा डाटा थ्योरेटिकल उठाया है, क्योंकि आपके अच्छे से आराम से समझ में आ जाए। मनोनीत सदस्य, ठीक है। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची में ये मनोनीत सदस्य मनोनयन के बाद 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले सकता है। मनोनीत सदस्य मनोनयन के बाद 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले सकता है। दल बदल के मामले में अंतिम निर्णय सदन का सभापति अध्यक्ष लेता है। दल बदल के मामले में अंतिम निर्णय सदन का सभापति अध्यक्ष लेता है। सभापति अध्यक्ष इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। दल बदल के मामले में अंतिम निर्णय सदन का सभापति या अध्यक्ष लेता है और सभापति अध्यक्ष के इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, चुनौती दी जा सकती है। चलिए अनुसूची करते हैं अपने 11 नंबर करते हैं। आई थिंक आपको 10 तक आराम से समझ में आ गया होगा। अनुसूची है 11। अनुसूची में क्या है, विषय। इसमें क्या है, विषय। 12 में क्या है, विषय। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज से, और 12वीं नगरीय निकाय से। मतलब क्या है, 11वीं कौन सी है, ग्रामीण क्षेत्रों से, और 12वीं कौन सी है, शहरी क्षेत्रों से। आपको डाइट फंडा यह याद रखना है, 11 का ग्रामीण क्षेत्र और 12 क्या है, शहरी क्षेत्र। पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए विषय, पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए विषय किसमें, 11वीं अनुसूची में। इसमें क्या है, 29 विषय हैं। राजस्थान में इसमें भी 22 विषय पंचायती राज संस्थाओं को दे दिए गए हैं, और इसमें कुल विषय कितने हैं, 29 विषय हैं। राजस्थान में इसमें से 22 विषय पंचायती राज संस्थाओं को दे दिए गए हैं, और 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1993 में ये जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची। किसमें आता है, इसमें क्या आता है, पंचायती राज व्यवस्था आती है। ठीक है, कितने विषय हैं, विषय जरूर पूछ जाएगा। अगर पूछता है इस क्वेश्चन से तो विषय पूछा जाएगा और कब जोड़ी गई थी, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं 11वीं अनुसूची से। 73वें संविधान संशोधन 1993 में ये जोड़ी गई थी। ठीक है, विषय कितने हैं, 29 विषय हैं, 29 विषय हैं। चलिए बात करते हैं 12वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 12वीं अनुसूची है नगरीय निकाय को दिए गए विषय, नगरीय निकाय को दिए गए विषय के बारे में बात करते हैं। ये कौन इसमें है, मतलब शहरी क्षेत्र से है। इसमें भी कुल विषय कितने हैं, 18 विषय हैं। ये 74वें संविधान संशोधन 1993 संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ये 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, तब जोड़ी गई थी। 73वां कब हुआ था, ये भी 93 में हुआ था, तब 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उसमें 29 विषय थे और इसमें 12 विषय हैं। ये नगरीय निकाय से संबंधित है और इसमें कुल 18 विषय हैं, उसमें 29 विषय हैं। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आई थिंक आपको अनुसूचियाँ काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी।
ठीक है। मैंने काफ़ी अच्छे से करवाया है, जितना थ्योरेटिकल डाटा था इतना ही पूछा जाता है, जो एग्ज़ाम में आने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है मैंने वो भी करवाया, थ्योरेटिकल भी करवाया। आपके अगर आराम से समझ में आ गया तो आप मेरे को कमेंट में लगाना कि आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, आज की क्लास कैसी थी इसके बारे में मेरे को आप ज़रूर बताओगे। ठीक है, इसके बारे में अपने ज़रूर बताओगे। और आज की क्लास यहीं तक है, और नेक्स्ट क्लास शाम को मिल जाएगी आपको 9 बजे। आज शाम को 9 बजे क्लास, ये सुबह 11 बजे मतलब ये शाम को ये 9 बजे क्लास है, सुबह कल सुबह मिलेगी आपको 11 बजे क्लास। ठीक है, कल सुबह 11 बजे आप क्लास लगाना ज़रूर ज़रूर, ये आपकी क्लास है। आज शाम 9 बजे स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसी के साथ सभी दोस्तों को धन्यवाद। और क्लास लगा लगा देखो, उस टाइम आप वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर ज़रूर, कमेंट में अपना रिव्यू बताना कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।